हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला फालोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज विज्ञान की चर्चा होगी और विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे कवक फंगी की तथा कवक से होने वाले रोग की। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग ने चर्चा किया था प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की। चलिए चर्चा करते हैं। तो कवक है फंगी और इसको हम कहेंगे कवक से होने वाले रोग। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, दादा गांजा फ्रूट खाएं, मतलब फ्रूट कैसा वाला खा रहे हैं दादा? गांजा वाला। ठीक है, तो दादा गांजा फ्रूट खाएं, तो दादा गांजा फ्रूट खाए से हम देखेंगे पहला एक कारण होगा रोग और दूसरा होगा हमारा कवक या फंगी और तीसरा जो हमारा प्रभावित अंग। तो 10 है, तो पहला रोग हमारा होगा दमा और किस कवक से फैलता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। और इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा। प्रभावित अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा। ये फेफड़े को प्रभावित करेगा। तो दमा जब फेफड़े को प्रभावित करेगा तो जान लीजिए कि आपको जो है शुद्ध रक्त नहीं मिल पाएगा। जब शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक, दूसरा जो है दाद है। क्या है? दाद। तो दा से दाद, तो दाद हो जाएगा। अब दाद जो है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम से होता है। हम खाली इतना भी याद रख लेंगे, ट्राइकोफाइटोन। ठीक, पूरा नाम अगर नहीं याद है तो दाद में होता क्या है कि जब इस दाद की बात करेंगे तो यहाँ पे लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। त्वचा पे क्या होता है? लाल लाल दाना पड़ जाता है और उसमें क्या होती है? खुजली होती है। उसमें क्या होगी? खुजली होगी। उसको बोलते हैं दाद। तो ये ट्राइकोफाइटोन से होगा, लेरुकोसम से, और प्रभावित अंग में क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा पे क्या होगा? लाल लाल दाने पड़ जाएंगे और उसमें क्या होगी? खुजली होगी। ठीक है, त्वचा पे लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। अगली बार जब देखेंगे तो कहेंगे कि गांजा, तो गांजा सीधे सीधे गंजापन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? गंजापन। और गंजापन होगा टीनिया केपिटिस से। इसका जो कवक होगा क्या होगा? टीनिया केपिटिस होगा। और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होगा सिर का बाल होगा। ठीक है, ऑप्शन सिर भी दिया रहता है, उसमें बाल भी दिया रहता है। तो जब गंजापन होगा तो आदमी का बाल प्रभावित होगा कि सर प्रभावित होगा? ऐसा नहीं कि गंजापन आ जाता है तो सर ही खत्म, नहीं, प्रभावित क्या होगा? बाल होगा। बाल हमारा प्रभावित अंग होगा, बाल समाप्त होगा। ठीक है, तो गंजापन में प्रभावित क्या होगा? सिर के बाल, ऐसा नहीं कि सिर ही। ठीक, सिर के बाल, तो सिर के बाल। अब हम फ्रूट से याद रखेंगे तो फ्रूट का मतलब फुट, और फुट का मतलब एक बीमारी है जिसको कहते हैं एथलीट फुट। इसको हिंदी में हम कहते हैं हाथी पांव। इसमें क्या होता है? पांव जो है बहुत, एक पांव जो है बहुत मोटा हो जाएगा, हाथी के समान हो जाता है एक पांव। ये होता है टीनिया पेडिस से। देखिए यहाँ टीनिया केपिटिस याद रखना है गंजापन को, और एथलेटिक फुट को याद रखना है टीनिया पेडिस। तो फ्रूट से फुट याद रहेगा और एथलीट फुट याद रहेगा, मतलब हाथी पांव, और टीनिया पेडिस, और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होगा क्या होगा? पैर होगा। अब इसी तरह से अगली बीमारी खाए, तो खाए का मतलब खाज, क्या हो जाएगा आपका? खाज। तो एस्केरस स्केबीज होगा। इसका जो कवक होगा वो क्या होगा? स्केरस स्केबीज होगा। और इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या होगा? त्वचा होगा। इसमें क्या होता है खाज में? तो शरीर पे सफेद दाग पड़ जाता है। ठीक है, स्किन क्या हो जाती है? व्हाइट हो जाती है, और उसमें क्या होती है? खुजली होती है। ठीक, तो याद रखेंगे, देखेंगे जब कोई ट्यूब लेते हैं, कोई मरहम लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि दाग, खाज और खुजली की दवा।
तो दाग का मतलब कि शरीर पे लाल लाल दाने पड़ने वाला जो होता है, और खाज का मतलब कि वो त्वचा पे सफेद दाग पड़ जाए, उसमें खुजली हो, और खुजली वाले में तो खुद खुजली होती है। ठीक, तो ये याद रखेंगे एक छोटा सा ट्रिक कि दादा गांजा फ्रूट खाए। ठीक, कैसे दादा फ्रूट खा रहे हैं, तो गांजा एक होता है, ठीक है, मादक पदार्थ होता है, तो दादा जो है गांजा फ्रूट खाए। ठीक, दादा फ्रूट अगर खा भी रहे हैं फल, तो कैसा खा रहे हैं, गांजा वाला फल खा रहे हैं। ठीक, तो दादा गांजा फ्रूट खाए, तो इससे याद रहेगा आपको क्या, ये आपका कवक से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए आगे कवक की चर्चा की जाएगी, क्या है कवक। चलिए देखा जाएगा जब, तो कवक की चर्चा किया जाएगा। कवक एक थैलोफाइटा का उदाहरण है। कवक क्या है, तो कवक एक थैलोफाइटा का उदाहरण है। थैलोफाइटा क्या है, मतलब पादप का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो थैलोफाइटा जो वर्ग होगा, थैलोफाइटा में ऐसे पादप को रखा जाता है जिसका जड़, तना और पत्ती इसमें वह विभाजित नहीं होता है। तो जड़, तना, पत्ती में जो विभाजित ना हो, वो उसी वो जो पादप होगा किसमें रखा जाएगा, थैलोफाइटा में रखा जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो कवक जो है हरित लवक रहित, सुकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा। अब मैंने बताया हरित लवक रहित, हरित लवक रहित का मतलब कि हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, इस कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक, संवहन ऊतक या संवहनी ऊतक, ये ऊतक भी इसमें नहीं पाया जाएगा, और ये एक प्रकार का क्या है, थैलोफाइटा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि कवक हरित लवक रहित, सुकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा, क्या है, थैलोफाइटा है। तो समझ में आ गया होगा थैलोफाइटा। ठीक, अब अगली बात, कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा करता है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फंगी, इस कवक के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। ठीक, आगे देखेंगे, कवक जो है विविध पोषी का उदाहरण है। विविध पोषी, या इसको हम कह सकते हैं विषम पोषी। क्या कह सकते हैं, विषम पोषी, विषम पोषी। तो कवक जो है विविध पोषी या विषम पोषी का उदाहरण है। अब विविध पोषी या विषम पोषी हम जान ले। विविध पोषी या विषम पोषी हम उसे कहेंगे, मतलब ऐसे जीव जो अपने कार्बनिक पदार्थ और भोजन के लिए दूसरे जीवित जंतु पर आश्रित हों, उसी को हम क्या कहेंगे, विविध पोषी या विषम पोषी। जैसे स्वपोषी होता है, तो स्वपोषी का मतलब कि ऐसा जीव जो स्वयं अपने भोजन निर्मित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन विविध पोषी या विषम पोषी का उदाहरण है, तो विविध पोषी या विषम पोषी का तात्पर्य यह है कि ऐसा जीव जो स्वयं भोजन न बनाता हो बल्कि दूसरे जीव पर भोजन के लिए क्या करता हो, जीवित जीव पर आश्रित रहता हो। तो समझ में आ गया होगा कि कवक एक कैसा उदाहरण है, तो विविध पोषी या विषम पोषी का क्या है, उदाहरण। ठीक, आगे देखेंगे, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अभी हम बताएं उदाहरण जब इसका है तो भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पौधों में अगर पर्णहरित पाया जाता है तो पर्णहरित के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन बना देगा कि कौन अपना स्वयं भोजन नहीं बनाता है, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, वायरस, तो आपका आंसर होगा कवक। कवक अपना स्वयं भोजन नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि किसका उदाहरण है, विषम पोषी या विविध पोषी का उदाहरण है। ठीक, आगे देखेंगे, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। मैंने बताया था ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन, जब मानव जैसे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होगी तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन के ही रूप में जो है इसमें भोजन संचित रहता है। तो कभी कभी सीधे सीधे ये पूछ देता है
कि कवक में भोजन संचित किसके रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अभी शैवाल की जब बात करेंगे तो शैवाल में जो संचित भोजन रहता है किसके रूप में रहता है, स्टार्च या मांड के रूप में। ठीक है, स्टार्च या मांड के रूप में। लेकिन कवक में जो संचित भोजन रहेगा वो किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। एक हम पीछे आप लोगों को जो पढ़ाए होंगे तो आर्थ्रोपोडा संघ बताए होंगे। उस आर्थ्रोपोडा संघ में जंतुओं के बाह्य कंकाल माने नाखून और बाल, मनुष्य के, हम लोगों के भी बाल नाखून, ठीक है, ये जो है किसके बने होते थे, काइटिन के। तो यहां भी याद रखेंगे कोशिका भित्ति को सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। जबकि अभी हम शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो शैवाल की आपकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, तो सेल्यूलोज की बनी होगी। और मैं एक पीछे क्वेश्चन बताया था, पीछे बताए होंगे तो जब सेल्यूलोज पढ़ाए होंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए होंगे तो सेल्यूलोज में क्या है कि यहां से एक और क्वेश्चन कि पादप कोशिकाओं की कोशिका जो भित्ति, कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और ऑप्शन भी दिया रहता है सेल्यूलोज, काइटिन, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। तो याद रखिएगा जब पादप पौधों की बात करेगा तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। लेकिन ये कवक है, इस कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की बनी हुई। ठीक, अगला देखेंगे, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टियोकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कोर्टिकोल्स कहेंगे। अब लाइकेन क्या है, तो लाइकेन जो है आपका कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। जब कवक और शैवाल मिल जाते हैं दोनों तो किसका निर्माण होता है, लाइकेन का। तो ये जो पेड़ की छाल के ऊपर जो पाए जाते हैं लाइकेन, उनको हम क्या कहते हैं, कोर्टियोकोल्स कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है कि पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं, तो कोर्टियोकोल्स कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ये और ये चारों क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, क्रोपोफिल्स कवक कहते हैं। कौन सा कवक कहते हैं, क्रोपोफिल्स कहते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाखून और बालों में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कीरेटिनोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीरेटिनोफिलिक कवक कहते हैं। याद रखिएगा, कीरेटिनोफिलिक कवक। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस। फिर अगली बात, ईस्ट भी क्या है, एक प्रकार का कवक है और ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ईस्ट का। ठीक, और ईस्ट का पता किसने लगाया था, ठीक है, सॉरी, किण्वन विधि को किसने दिया था, तो लुई पास्चर ने दिया था। एक किण्वन विधि को किसने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था। अब देखिए अगली बात, तो ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार बनाया करता है, कहता है कि अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब किण्वन विधि से ईस्ट का उपयोग करके इथाइल एल्कोहल, मैंने कहा एल्कोहल में प्रयोग किया जाता है, तो किण्वन विधि से ईस्ट का उपयोग करके इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये किसने किया, तो लुई पास्चर ने किण्वन विधि में बताया कि ईस्ट का उपयोग करके हम एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, किसने, लुई पास्चर ने। फिर अगली बात देखेंगे, पेनिसिलियम है, आगे चर्चा करेंगे। तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक का उपयोग किसमें किया जाता है, पनीर उद्योग में किया जाता है। इसी तरह सैक्रोमाइसीज, ठीक है, सैक्रोमाइसीज सेर्विसी है, इसका जो है उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है डेयरी उद्योग में। ठीक, और डबल
सॉरी डबल रोटी बनाने में उपयोग इसका क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक, तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक से संबंधित बार बार ये पूछा करता है, 2-3 क्वेश्चन अध्ययन को बार बार पूछा करता है। ठीक है, ये गोबर वाले को, नाखून वाले को, तो एक कोशिका गिनती को, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, आगे चर्चा कर दे रहे हैं कवक के प्रकार की। ठीक है, कवक के प्रकार देखा जाएगा तो कवक 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होगा सहजीवी कवक और दूसरा होगा परजीवी कवक और तीसरा होगा मृतोपजीवी कवक। कैसा कवक? मृतोपजीवी कवक। देखते हैं सहजीवी कवक। ऐसा कवक जो अपना भोजन, ऐसा कवक जो दूसरे पौधों पर उगता हो, ऐसा कवक जो किस पर उगता हो? दूसरे पौधों पर उगता हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो, ऐसे कवक को हम सहजीवी कवक कहते हैं। ठीक, देखेंगे पेड़ की छाल पर अलग से कवक उग जाते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण है काइटिन। ठीक, तो कभी कभी ऐसे काइटिन से ही पूछ देता है कि काइटिन एक प्रकार का क्या है, तो काइटिन एक प्रकार का क्या है? कवक और शैवाल का मिश्रण है। ठीक, और कैसा कवक है? सहजीवी कवक है। तो काइटिन है। अब इस काइटिन की जब बात करेंगे तो कहेंगे काइटिन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल से। कवक वाला जो भाग होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, तो माइकोबायोन्ट, और शैवाल वाले भाग को, शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, तो ये फाइकोबायोन्ट। तो काइटिन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है, तो जो कवक वाला भाग होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। और शैवाल वाले भाग को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा काइटिन। कैसा उदाहरण? सहजीवी कवक का उदाहरण। परजीवी कवक का उदाहरण, ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ऐसा कवक जो अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतक से प्राप्त करता है। ठीक है, उसे हम क्या कह लेंगे? परजीवी कह लेंगे। मतलब ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक, तो ऐसा कवक जो अपना भोजन जंतु एवं पौधों के जीवित ऊतक से प्राप्त करते हैं उसे हम परजीवी कवक कहते हैं। उदाहरण पक्सनिया और आस्टियोलागो। आस्टिलागो, आस्टियोलागो नहीं, आस्टिलागो। ठीक, मृतोपजीवी कवक तीसरा, तो ऐसा कवक जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, ऐसे कवक को हम मृतोपजीवी कवक कहते हैं। और इसी का उदाहरण है राइजोपस, पेंसिलियम। इसी पेंसिलियम को हम बताए थे कि पनीर उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। पनीर उद्योग के उपयोग में क्या किया जाता है? लाया जाता है। तो पेंसिलियम मृतोपजीवी कवक है जो पनीर उद्योग में लाया जाता है। तो राइजोपस, पेनिसिलियम और मर्सेला ये कैसे हैं? मृतोपजीवी कवक हैं। तो कवक के प्रकार सहजीवी कवक, परजीवी कवक और मृतोपजीवी कवक। ऐसा कवक जो दूसरे पौधों पर उगते हैं उन्हें सहजीवी कवक कहते हैं। परजीवी, ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे और जंतुओं पर आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी कवक। और ऐसा कवक जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कवक। तो ये रहा हम लोगों का कवक वाला चैप्टर। ठीक है, तो ओके, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक्स।